हेलो गाइस, वेलकम टू नमो स्टडीज़। माय नेम है संजीव कुमार। और जैसा कि नमो ने अनाउंसमेंट किया था, 10th क्लास के लिए हम एक रिवीजन सीरीज लेकर आ रहे हैं पीसीएम की। उसमें हम आज एक चैप्टर रिवाइज करेंगे। यह है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, केमिस्ट्री का चैप्टर है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो यही करते हैं। अब देखो, इसको आपको चैप्टर समझने से पहले जो इसका बेस होता है ना, सारा चैप्टर का जो बेस होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन पर डिपेंड करता है। कैसे हम समझते, पहले तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और इसके मतलब कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इस चैप्टर में कैसे यूज़ करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैं टॉपिक ये आपको पढ़ा रहा हूँ। हालांकि चैप्टर इससे पहले एक दो टॉपिक इंट्रोड्यूस होते हैं एनसीईआरटी की बुक में, लेकिन ये वाला टॉपिक आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसको ही हम पहले मतलब हैंडल करते हैं। ठीक है, हाँ। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, देखो जैसा कि आप लोग जानते हो कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। 6 होता है, तो इसका मतलब है कि कार्बन में कितने आपके प्रोटॉन्स होंगे। जब एटॉमिक नंबर इसका 6 है, एटॉमिक नंबर ऑफ सी कितना है, 6 है, तो इसमें जो आपके प्रोटॉन्स होंगे वो 6 होंगे। और प्रोटॉन 6 है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे, क्योंकि एक जो आपका एलिमेंट होता है वो न्यूट्रल होता है। तो मैं इसका अगर एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो वो इस तरीके से बनेगा। ये इसका न्यूक्लियस हो गया कार्बन का। ठीक है, यहाँ पर 6 प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स, और ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हो गए। पहली ये के शेल है, बाहर वाली एल शेल होती है, ये एल है, और ये आपकी के है, के शेल एल शेल। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये सब चीज़ें भी कभी कभी पूछ लेता है कि कोई एक, मान लो आपको दे दिया बोर्ड के पेपर में आ गया क्वेश्चन कि एक एलिमेंट है जिसके के शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स है और एल शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एलिमेंट का नाम बताइए। तो के शेल और एल शेल कौन सी होती है आपको पता होना चाहिए। तो कार्बन के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बाहर होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो जैसा कि हर एक एलिमेंट करता है, भाई हर एक एलिमेंट को अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है। ठीक है, तो अब ये कार्बन भाई क्या करेगा, इसको ऑक्टेट अपना पूरा करना है। बाहर है इसके 4 इलेक्ट्रॉन, मैं बताऊँ, बाहर इसके 4 इलेक्ट्रॉन है बाहर वाली शेल में। तो इसको अगर 4 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि मान लो तुमने एक कार्बन का, तुम्हारे पास वो था, एटम था, उस एटम में तुमने 4 इलेक्ट्रॉन किसी तरीके से बहुत जोर जबरदस्ती करके इसके अंदर घुसा दिए, तो फिर जो हमारा बन जाएगा आयन वो बनेगा C4-। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, C4- बनेगा। मान लो तुमने 4 इलेक्ट्रॉन्स को जबरदस्ती दे दिए, तो क्या ये स्टेबल होगा? नहीं, ये स्टेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भैया अंदर तो है 6 प्रोटॉन और टोटल इलेक्ट्रॉन फिर कितने हो जाएंगे भाई, 6 तो ये और 4 ये, हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये स्टेबल नहीं होगा, ये प्रोटॉन इसको रोक नहीं पाएंगे, इतनी फोर्स नहीं लगा पाएंगे कि रोक सके, तो ये वाला तो बनेगा नहीं। तो कार्बन कहेगा कि यार चलो ये तो बन नहीं रहा, तो मैं और क्या करूं। अब इसने दिमाग लगाया, अच्छा ऐसा करता हूं कि मैं अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, 4 इलेक्ट्रॉन ही उड़ा देता हूँ, ये 4 जो है ना इनको उड़ा देता हूँ, तो क्या बनेगा, C4+ बनेगा। अब बात वही आ गई, क्या ये स्टेबल होगा? नहीं, ये भी स्टेबल नहीं होगा। क्यों? देखो क्यों स्टेबल नहीं, मतलब इसको बनाया मुश्किल, स्टेबल की बात नहीं है, इसको बहुत मुश्किल से बनाया जाएगा। मान लो कि तुमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया यहाँ से, मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन तुमने उड़ा दिया, स्टेबल अगर मान लो तुम इसको कर भी देते हो, लेकिन ये बन नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल से बनेगा। तो तुमने बना दिया तो C+ बना, ऐसे करके तुमने ये वाला भी निकाल दिया और ये वाला भी निकाल दिया और ये वाला भी निकाल दिया, तो C4+ बन गया। तो अब होगा क्या, जब तुम इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल चुके होगे, तो लास्ट के जब 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो उसको निकालने में तुम्हारी हवा खराब होगी, क्योंकि ये निकलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि भैया अंदर बैठे हैं 6 प्रोटॉन, वो बहुत पावर से, बहुत फोर्स से, ये होती है ना फोर्स आपकी, जो इंटरन्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं, वो आपके इसकी प्रोटॉन की वजह से इनके इसके ऊपर लगती हैं, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो उसकी वजह से जो लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये भी नहीं बनेगा। ये इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि भाई आपके प्रोटॉन नहीं बनने देंगे, जो 6 प्रोटॉन अंदर बैठे हैं, ये कहेंगे भाई ऐसे कैसे दे दें अपने प्रोटॉन, अपने इलेक्ट्रॉन, हम तुमने 2 तो हमसे ले लिए और तुम 2 अब लिए जा रहे हो, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ना तो C4- बनेगा और ना C4+ बनेगा। तो क्या कार्बन अकेले रह जाए? कार्बन का मन नहीं कर रहा कंपाउंड बनाने का, क्या करें फिर?
तो कार्बन क्या करता है, देखो अब ये आती है इंपॉर्टेंट चीज। ये तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन देख लिया, ठीक है। अब देखो कार्बन अब जलवा दिखाता है, कार्बन लेके आता है अलग ही तरीके के तुकबंदी लगाता है। ये कहता है भाई तुम ना तो मुझे इलेक्ट्रॉन दे रहे हो ना मेरे इलेक्ट्रॉन ले रहे हो, तो मैं कैसे करूं। तो ये क्या करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, शेयरिंग, और उस इलेक्ट्रॉन शेयरिंग को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग या फिर आप कह सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। समझने की कोशिश करते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड होते क्या है। पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे हाइड्रोजन पे, क्योंकि हाइड्रोजन में भी ये कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो देखो आपको पता है हाइड्रोजन सबसे पहला आपका एलिमेंट होता है, तो इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम में, तो ये आपका इसका न्यूक्लियस हो गया और ये बाहर एक इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, अंदर एक ही प्रोटॉन होता है। तो अब ये कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाता है, H2 होती है ना, H2 गैस। तो H2 गैस में क्या होता है कि दो हाइड्रोजन होते हैं, ये मान लो, और एक ये वाला हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन के एटम है, एक इसका इलेक्ट्रॉन और एक इसका इलेक्ट्रॉन। ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो कि के शेल है आपकी, ये भी के शेल है और ये भी के शेल है, ये इलेक्ट्रॉन इसकी शेल में भी घूमेगा जो ये वाला हाइड्रोजन है, और इसकी शेल में भी घूमेगा, मतलब इस तरीके से कुछ ऐसे चक्कर काटते हैं। तो इससे आपने देखा कि ना तो इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से दूसरे हाइड्रोजन में ट्रांसफर हुआ और ना ही पूरी तरीके से इस वाले में हुआ, ना इस तरीके से ट्रांसफर हुआ। इसमें क्या हुआ कि दोनों ने शेयरिंग कर ली। तो दिस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल या ऑफ अ कंपाउंड, इट इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग। ये आपको ध्यान रखना है। अब तो देखो सारी टेक्निकल डेफिनेशन जो होती है ना, डेफिनेशन वगैरह, वो सब आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो H2 में ऐसे हो जाता है। तो H2 में आपने देखा था कि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई थी, तो इस एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से एक बॉन्ड बनता है सिर्फ। जब दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है ना, दोनों में घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको हम बोलते हैं एक बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ऐसे। मान लो अगर मेरे को H2 लिखना है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा H, ठीक है। और दिखा देते हैं कि ये दो इलेक्ट्रॉन, नहीं भी दिखाते हैं, कोई कोई दिखा देता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड हो गए। अब क्या क्या होता है ऐसे, मान लो भाई इसमें तो सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, किसी किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड, किसी किसी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड। जैसे कि मान लें ऑक्सीजन का एक आप लेंगे एग्जांपल, ऑक्सीजन का एग्जांपल लेंगे, तो देखो ऑक्सीजन में क्या होता है O2। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसकी जो शेल होती है बाहर वाली, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 8 है ना, एटॉमिक नंबर 8 है इसका, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन है 8। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा आपका, बना के देख लेते हैं, वो क्या बनेगा 2 6, मतलब कि पहली के शेल में होंगे आपके 2 और एल शेल में होंगे आपके 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 6 चाहिए, ठीक है। अच्छा आप लोग ये पूछ सकते हैं कि जब हाइड्रोजन बनी थी, जब हाइड्रोजन ने अपना पूरा करा था इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को, तो उसमें तो सर ऑक्टेट नहीं बना था। तो उसमें ऑक्टेट नहीं बनता है, उसको हम बोलते हैं कि नोबल गैस कन्फिग्रेशन हो जाता है। हाइड्रोजन के पास में सबसे नोबल गैस जो पास में है वो है आपकी हीलियम, ठीक है। तो वो हीलियम के नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन कर लेता है, तो उसमें ऑक्टेट नहीं बनता है। वरना हाइड्रोजन को छोड़ के मोस्ट ऑफ द आपके जो एलिमेंट्स होते हैं उन सब में बनता है। जैसे कि 2 6 है इसका, तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो होगा क्या कि ऑक्सीजन के 2 एटम मिलेंगे इस तरीके से। मेरे को पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा, आप एक सेकंड को। मान लेते हैं ये है और ये इसका न्यूक्लियस है, छोटा सा बना दिया, ठीक है। और ये 6 है, 1 2 3 4 5 6, और ऐसा ही एक और होगा, ये 1 2 1 2 3 4 5 6, हाँ 3 6। तो देखो इसका ये न्यूक्लियस है, इसका ये न्यूक्लियस है,
तो इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो ये दो मॉलिक्यूल, ये दोनों एटम क्या करेंगे कि ये अपने 2 मॉलिक्यूल्स, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन, और ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन एक शेयर कर लेंगे। इसको ऐसे बना देते हैं, एनसीईआरटी में प्रॉपर तरीके से बना हुआ है, ये मुंह लग रहा है किसी का, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन अपने शेयर कर लेंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है दोनों, ये इन दोनों की शेल में रोटेट करेंगे, ऑर्बिट करेंगे। तो इस तरीके से अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई 4 की, ठीक है। जब 2 हो रहे थे तो उसको सिंगल बॉन्ड बोल रहे थे, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं डबल बॉन्ड। याद रखना, ऑक्सीजन ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें डबल बॉन्ड बनता है। और डबल बॉन्ड से आप इसका अगर सिंबल देखना चाहें तो देखो सिंबल होगा 2 तीर बना देंगे ऐसे करके, ये वाला, ये डबल बॉन्ड का साइन होता है, ये नहीं है, ये डबल बॉन्ड का साइन होता है। इन दोनों का आपको एग्जाम्पल देखते हुए अब आपको बनाना है, ऐसे मॉलिक्यूल के बारे में बताना है जो बनाता है 3 बॉन्ड। बताओ कौन सा होगा, सोचो चलो। किसको ज़रूरत होगी 3 इलेक्ट्रॉन्स की? भाई 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत तो उसको होगी जिसकी लास्ट वाली सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। और 5 इलेक्ट्रॉन लास्ट वाली सेल में किसके होते हैं? नाइट्रोजन के होते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन एक बॉन्ड बनाता है हमारा, उसको बोलते हैं हम ट्रिपल बॉन्ड। और इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अपने आप बना के देखना है। ये होता है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता है और इसका ये साइन होता है, ठीक है। तो आपकी जो पूरा कार्बन का कंपाउंड है ना, पूरा कार्बन कंपाउंड का जो चैप्टर है वो इन तीनों बॉन्ड के साथ ही खेलता रहेगा। भाई बोर्ड में कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि एक ऐसा मॉलिक्यूल है भाई जिसमें सिंगल बॉन्ड है, एक कभी आ जाएगा कि भाई जिसमें डबल बॉन्ड है, किसी में ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये सब आपको आने चाहिए, ये बेसिक्स है, ठीक है। ये तो आपको आने ही चाहिए, और ये नहीं आपको आ रहे हैं तो भैया खतरा है, फिर तो अपना रिवीजन करो सही से, ठीक है। चलो तो फिर अब हाँ, अब हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, कोवलेंट कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। उससे पहले हम ये देखेंगे कि जो कार्बन का था वो किस तरीके से बॉन्ड बनाता है। कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जैसे कि हम ले लेते हैं CH4 ले लेते हैं मान लो। तो CH4 अगर हमको दिखाना पड़े तो हम ऐसे दिखाएंगे कि भाई इसकी लास्ट वाली शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, L शेल में, और H के हैं आपके एक एक, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, ये हो गया, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। तो कार्बन की आपकी वैलेंसी आई टेट्रावैलेंसी, मतलब टेट्रावैलेंट इसको आप बोल सकते हैं एलिमेंट, टेट्रावैलेंट एलिमेंट होता है। और इसको आप अगर दिखाना चाहें दूसरे तरीके से तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, अगर बॉन्ड के रूप में दिखाना चाहें तो। ऐसा हम क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि जब इसका आप नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे ना तो उसमें इसी तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है। तो ये भी आपको आना चाहिए और ये भी आना चाहिए, मार्क्स मिलेंगे इस पर और नोमेनक्लेचर हम सीखेंगे इस पर, ठीक है। तो अब हम कोवलेंट जो कंपाउंड्स होते हैं उनके कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, ठीक है। वैसे आप गैस भी कर सकते हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, वही प्रॉपर्टी कि भाई मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, क्या ये अच्छे कंडक्टर्स होंगे या नहीं होंगे, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। और देखो मैं जल्दी जल्दी इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है तो हमारे पास पूरा डिस्कशन करने का टाइम नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। अगर आपको किसी को लग रहा है कि जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं सर, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक आपका प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड कौन? जो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करते हैं उनको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी देखिए, पहली प्रॉपर्टी क्या होगी कि भैया लो बीपी, लो बीपी मतलब लो ब्लड प्रेशर नहीं, बॉइलिंग पॉइंट का एक ब्लड प्रेशर लगा लो, लो एमपी, लो मेल्टिंग पॉइंट। मैं बताऊंगा, अभी एक्सप्लेन करूंगा, बस प्रॉपर्टी लिख लेते हैं पहले। पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर्स
ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और आपका कि ये कोवलेंट होते हैं, मतलब बताओ, बताने वाली बात है नहीं, लेकिन इसमें कोवलेंट बॉन्ड होते हैं भाई। कोवलेंट कंपाउंड नाम है तो कोवलेंट बॉन्ड ही होंगे, ये तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। अब हम इनके रीजन पढ़ते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखो, लो बॉइलिंग पॉइंट और लो मेल्टिंग पॉइंट, ये इसका होगा। इससे पहले आप इसको समझो, इसका रीजन क्या होगा। पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको एक्सप्लेन करना इजी है। देखो भाई, आप ये बताइए मेरे को कि इलेक्ट्रॉन से ही तो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। लेकिन अगर किसी कंपाउंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर कैसे होगा। कहने का मतलब ये है, मान लो एक सॉल्यूशन है, ठीक है भाई, इसमें हमने NaCl मिला दिया, ये पानी था इसमें, ठीक है, ये पानी था, हमने इसमें NaCl मिला दिया, तो भाई Na प्लस और Cl माइनस है इसमें, ठीक है। अब अगर मान लो मैं एक बिजली का तार लेता हूँ और भाई इधर से बिजली का तार किसी अपने दुश्मन को पकड़ा देता हूँ हाथ में कि भाई देखियो पकड़ के यार, लाइट वाइट आ रही है ना आ रही है, तो क्या होता है कि वो करंट से काम खत्म, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर Na प्लस और Cl माइनस थे, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर हो गया, उस वायर से दुश्मन के हाथ में गई वायर और दुश्मन खत्म। लेकिन अब अगर मान लो भाई मैं इसमें ये नहीं मिलाता हूँ, अब मैं इसमें और कुछ मिलाता हूँ, मैं इसमें मिलाता हूँ, मान लो शुगर मिलाता हूँ, मैं इसमें वाटर के सॉल्यूशन में शुगर मिलाता हूँ। ये हमारा वाटर है भैया, ऐसे मीठा पानी जिसको पीछा पसंद है, उसने इसमें क्या करा भाई, ग्लूकोज, शुगर को ग्लूकोज बोलते हो, ग्लूकोज का पानी, ग्लूकोज मिला दिया। और भाई मैंने इधर से एक तार डाला इलेक्ट्रिसिटी वाला, इधर से तार किसी को पकड़वाया, तो क्या वो आदमी खत्म होगा? नहीं होगा, इधर इलेक्ट्रिसिटी जाएगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, ग्लूकोज के जो बॉन्ड्स होंगे ना, वो कोवलेंट नेचर के होंगे। कोवलेंट नेचर के होंगे मतलब कि वो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स पर बने हुए बॉन्ड्स हैं। तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन के जो बॉन्ड होते हैं उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, वो तो हमेशा भाई एक सेल से दूसरी सेल में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। तो इसमें उसका आदमी को कोई खतरा नहीं है, ये दुश्मन था हमारा, ऐसे मान लो खड़ा कर दिया, ये ऐसा था, ठीक है। तो इस आदमी को कोई खतरा नहीं है, ये बच जाएगा। NaCl वाले में खतरा था क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर हो गया। तो याद रखना कि कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं आपके पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमको बताना है कि भैया लो बीपी और लो एमपी क्यों होता है। बॉइलिंग पॉइंट समझ लेते हैं या मेल्टिंग पॉइंट कोई भी समझ लेते हैं, तो दूसरा अपने आप एक्सप्लेन कर देंगे। देखो, लो बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। मान लो हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं किसी एक कंपाउंड के, समझ लेते हैं ऐसे। मान लो आपने ले लिया NaCl, मान लेते हैं कि भाई NaCl एक ये है, ठीक है, पूरा इसका मॉलिक्यूल है, और एक NaCl ये है, ठीक है। तो क्या होता है कि इन दोनों में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, इन दोनों में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नाम होता है उनका, याद रखना। इन दोनों में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का अट्रैक्शन होता है वो हाई होता है। क्या होता है? हाई। तो इससे ये चिपक के रहते हैं पास में, तो एकदम से ये बॉयल नहीं होते, एकदम से मेल्ट नहीं होते। तो इस रीजन से इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। लेकिन मान लेते हैं C6H12O6 ये आपका ग्लूकोज है, ठीक है, और एक मान लो एक यहाँ पर है C6H12O6, ये भी इसका मॉलिक्यूल है, ठीक है। इनमें जो आपकी मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो लो होंगी। क्या होंगी? वो लो होंगी। तो जिससे कि ये कंपाउंड्स लो बीपी और लो एमपी वाले होंगे, याद रखना है, ठीक है। आई थिंक मुझे लगता है 1-2 साल पहले क्वेश्चन भी आया था इस पर कि कोवलेंट कंपाउंड के जो एमपी और बीपी होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, वो कम क्यों होते हैं। तो हम इसका लिखेंगे बिकॉज the forces present in covalent compounds are of weak nature. Intermolecular forces present are of weak nature. That's why they have low Vp and low Mp. ठीक है। तो भैया कोवलेंट कंपाउंड है तो कोवलेंट बॉन्ड तो होगा ही, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज हो गई हैं। आई थिंक इससे अलग तो कोई प्रॉपर्टीज होती नहीं है, मतलब मेनली यही होती है, वरना बोर्ड अगर आपको कंफ्यूज करना चाहे तो कंफ्यूज कर ही देगा, बशर्ते अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे।
ठीक है, तो अगला वाला करते हैं। अब देखो ये हमने कर लिया। अब इनमें एक चीज़ और आती है बिल्कुल अलग ही नाम की, कोवलेंट कंपाउंड्स में एक चीज़ आती है जिनको हम बोलते हैं एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स क्या होते हैं भाई? एलोट्रोप्स अभी बताएंगे, देखिए एलोट्रोप्स क्या होते हैं। अच्छा, आपको पता है ये बात कि डायमंड जो होता है किसका बना होता है? डायमंड जो होता है, जो बहुत भैया बहुत महंगा होता है, हमने तो देखा नहीं कभी, पिक्चरों में देखा है, तो वो बहुत महंगा होता है। तो पता है वो किसका बना होता है? वो कार्बन का बना होता है। तो और आपका जो ग्रेफाइट होता है, जो उसके अंदर होता है, आपकी पेंसिल के अंदर होता है, वो भी कार्बन का बना होता है। ठीक है, तो एक ही एलिमेंट के जब डिफरेंट फॉर्म शो करे, क्योंकि देखो ग्रेफाइट, अगर आप देखो ग्रेफाइट को कंपेयर करोगे डायमंड से, तो दोनों की प्रॉपर्टीज बहुत अलग है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज प्रैक्टिस बहुत अलग है। तो दिस डिफरेंस is known as these different compounds of the same elements are known as the allotropes। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ कि भाई एलोट्रोप क्या होते हैं। कि भैया मान लो एलोट्रोप, पहले लिख लेते हैं कि एलोट्रोप की स्पेलिंग क्या होती है। एलोट्रोप्स, ठीक है। तो मेनली मतलब कंपाउंड इसके कार्बन के एलोट्रोप्स आते हैं, और सबके एलिमेंट के इतने सारे मतलब एलोट्रोप्स होते नहीं है। कार्बन बहुत ही यूनिक टाइप ऑफ एलिमेंट है जो कि इतने सारे एलोट्रोप्स बनाता है। तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे क्वेश्चन आते हैं मेन। जैसे कि डायमंड के बारे में क्या ध्यान रखना है, इस पे 2016 में क्वेश्चन आया था। 2016 में आप कहोगे सर 2016 आपका सिलेबस चेंज हो गया, सब कुछ नई शिक्षा नीति आ गई, उसी कोई बात नहीं, क्वेश्चन थोड़े चेंज हो जाएंगे, क्वेश्चन तो वही आ रहे हैं। तो डायमंड के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया था, ग्रेफाइट के आया था, लेकिन आपको दोनों के बारे में कुछ बातें बताऊंगा मैं, वो ध्यान रखनी है डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में। डायमंड के बारे में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि भाई ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 कार्बन्स, ये बात ध्यान रखनी है। डायमंड में जो हर एक कार्बन होता है वो 4 कार्बन से जुड़ा होता है। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बना कर दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लो भाई ये आपका एक डायमंड का एटम है, तो ये 4 कार्बन के एटम से जुड़ा हुआ, ठीक है। और इस तरीके से ये भी 3 से जुड़ा होगा क्योंकि चौथा तो ये हो गया, ये भी 3 से जुड़ा होगा क्योंकि चौथा ये हो गया, ऐसे 3 3 3 ऐसे करके होता है। और ये आपका 3D में होता है, मैंने तो आपका 2D बना दिया, ये 3D में होता है, ठीक है, 3D में। ग्रेफाइट के में क्या होता है कि ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 कार्बन्स, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ बना के, 3 कार्बन जुड़ा होता है, तो फिर आप कहेंगे सर बैलेंसी कैसे पूरी होती है, मतलब 4 बॉन्ड बनाने जरूरी होते हैं ना। तो देखो ये ऐसे होता है, ये थोड़ा हेक्सागोनल शेप में होता है और एक 3D में भी होता है, ऐसे होगा। और फिर ये नीचे जाता है एक ऐसे करके, ये भी एक कार्बन का एटम है, ये भी कार्बन का एटम है, और ये भी कार्बन का एटम है। तो आप कहोगे कि सर ये तो 3 बॉन्ड ही हुए, कार्बन के लिए तो 4 बॉन्ड चाहिए होते हैं। तो इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनमें से कोई सा एक बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, और वो आई थिंक चेंज करता रहता है। इसमें से कोई एक जो होता है वो डबल बॉन्ड होता है, और ऐसा ही नीचे होता है इस तरीके से, और फिर ऐसे नीचे बनती है चेन, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि इधर भी होते हैं, कभी इधर ना सोचो इधर नहीं होते हैं, इधर भी होते हैं, ऐसे करके। हेक्सागोनल बताया ना मैंने, हेक्सागोनल होता है, ऐसा होता है, ठीक है। वो नीचे अब कंटिन्यू कर जाएगी चेन सारी। तो हाँ देखो, अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ग्रेफाइट अगर आपने देखा होगा तो बहुत ही चिकना सा होता है, ठीक है। तो वो इसी वजह से होता है कि हेक्सागोनल रिंग जो होती है ना, एक दूसरे के ऊपर ऐसे, मतलब आप सोचते ऐसे ऐसे करती रहती हैं, मतलब स्लिप होती रहती है, ठीक है। तो
इसको हम बोलते हैं कि इस वजह से आपका ग्रेफाइट जो होता है वो थोड़ा चिकना टाइप का होता है, तो इस बात को ध्यान रखना है। और देखो ये जो होता है ना ग्रेफाइट, ये अच्छा होता है आपका मेटल से, मतलब जैसे मेटल की प्रॉपर्टी होती है ना कि भाई मेटल आराम से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोपेगेट कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, तो सेम प्रॉपर्टी शो ये करता है ग्रेफाइट। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो इसका एक बॉन्ड तो पूरा है नहीं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के पास एक्स्ट्रा है, वो चेंज करता रहता है, वो चेंज करता रहता है, मतलब एक बॉन्ड कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, इस तरीके से। तो क्या होता है कि वो वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है ना आपका, वो इलेक्ट्रॉन एक काइंड ऑफ फ्री होता है, तो उसकी वजह से इसमें से आराम से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो जाती है, इसमें से नहीं होती डायमंड में से। क्योंकि भाई इसके तो सारे देखो सारे के सारे घिरे पड़े हैं, मान लो ये कार्बन है तो इसके तो चारों इलेक्ट्रॉन से चारों तरफ वो तो घिरे पड़े हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और आपको ये पता ही होना चाहिए कि भाई ये तो हार्डेस्ट है, कंपाउंड नॉर्मल ही वाला हार्डेस्ट है, और हार्डेस्ट है तो भाई इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होंगे, इसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे कंपेयर टू दिस। तो ये सब कॉमन सेंस वाली बातें पता होनी चाहिए। लास्ट एलोट्रोप जो कि इम्पोर्टेंट है, हालांकि ये दोनों इंपॉर्टेंट थे लेकिन कभी कभी उसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि भाई उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है। उसको बोलते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन मैं बनाकर दिखा देता हूँ, वो शेप में होता है, उसको बनाया भी नहीं जा सकता मैं लिख के दिखा दूँ एक्चुअली में। उसकी फोटो आप देख सकते हैं, वैसे उसकी अपनी केमिस्ट्री की बुक उठाएंगे, मतलब एनसीईआरटी की साइंस वाली, उस पर दे रखा है कार्बन कंपाउंड। उसकी शेप होती है आपके फुटबॉल की तरह। इसको बोलते हैं बकमिंस्टर फ्लोरीन। बकमिंस्टर फ्लोरीन या सिंपल फ्लोरीन भी बोल देते हैं इसको। इसको C60 60 आपके कार्बन के इसमें एटम होंगे तो C60 इसलिए बोलते हैं बकमिंस्टर फ्लोरीन। ठीक है, तो ये इसके एलोट्रोप हो गए। तो ये सब था आई थिंक जो अभी हम इस वाले वीडियो में डिस्कशन करने वाले थे। उसके बाद और भी आपकी 2-4 वीडियो आएंगी कार्बन कंपाउंड की, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बोर्ड के नज़रिए से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंगल चैप्टर से 12th क्लास में आपकी एक पूरा सब्जेक्ट तैयार हो जाता है, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, तो बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो इस पर ध्यान रखना है। और अगर आपको कुछ डाउट वगैरह आते हैं तो और आपको कुछ पूछना होता है एक्स्ट्रा तो आप पूछ लिया करो कमेंट्स में। ठीक है, कुछ भी दिक्कत आती है, मान लो इस लेक्चर में कुछ दिक्कत आ रही है, आपको टॉपिक सजेस्ट करना है हमें, तो नीचे आप कमेंट्स में लिखा करो, बताया करो कि हम आपको क्या चाहिए। ठीक है, उसके साथ हम अपनी वीडियो का आगे मतलब स्ट्रेटेजी बना के चलेंगे ना कि हमको कौन कौन सी वीडियोस पोस्ट करनी है, तो बता दिया करो। ठीक है, और आप इसको रिवाइज कर लेना, और हम एक लेक्चर इसमें ऐसा रिकॉर्ड करेंगे जिसमें कि आपके सारे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मतलब बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, तो वो मैं आपको एक वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।